सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मोहतरमा जमहूरियत खानम, आज जबकि इस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, उन्हें तवील कशमकश के बाद इंतकाल किए कई घंटे गुजर चुके हैं। कौमी असम्बली के ऐन वस्त में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के ऐन सामने उनकी तदफीन फरमाई गई है। सिविलियन बलाती के तमाम ठेकेदार मट्टी डालकर और चंपत हो गए, जिसके बाद अजीम तर कौमी मफाद का खेल एक नए अंदाज में खेला जाने लगा। आज बहुत कुछ हुआ, ऐसा बहुत कुछ जिस पर किताबों की किताबें लिखी जा सकती हैं, ताहम इससे हासिल हुसूल कुछ होना नहीं है। लेकिन जो चीज़ देखने में आई शायद काबिल कदर भी होगी बहुत सारे लोगों के लिए, वो ये कि सियासी इन्वर्टेड कॉमास में इत्तेहाद और यगानगत का एक ऐसा अनमोल नज़ारा आज देखने के लिए मिला, जहाँ महमूद और अयाज एक ही सफ़ में खड़े हुए थे, जौक दर जौक अपनी अतात का, अपनी फर्माबरदारी का सबूत दे रहे थे। जिसके बाद आर्मी नेवी फ़ज़ाइया तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर हो गया और यूँ वज़ीर आज़म को सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इख्तियार हासिल हुआ। इख्तियार हासिल होना एक अलग बात है और इख्तियार को इस्तेमाल करना वो मेरा ख्याल है कि दूसरी बात। इस पर अगर गए तो मेरा ख्याल है कि मौजू धर्म भरम हो जाएगा। बेहतर है कि बिटवीन द लाइन्स गुफ्तगू करता रहूँ। जमहूर के नुमाइंदे अच्छे बच्चों की तरह आज पेज पे एक ही पेज पर एक ही किताब के सफ़े पर नज़र आए, वोट को इज्जत देने वाले सबसे ज़्यादा ताबेदार नज़र आए, लाइन में लग लग करके, और उन्होंने जो है वो अपनी अतात का, फरमान शाही का सबूत दिया। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास की कहानी भी सामने आई है, जिसमें बाज़ लीगी अरकान ने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार फरमाते हुए कहा कि जी वोट को इज्जत दो के नारे का क्या बना। जिसके बाद दूसरों को शर्म हया दिलाने वाले ख्वाजा आसिफ साहब इंतहाई, अब मैं कुछ कहूँगा तो बुरा लगेगा, ढिठाई के साथ उन्होंने फरमाया कि क़यादत के फ़ैसले के पाबंद हैं। मज़ीद फरमाते हैं कि शहबाज वापस आकर अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब देंगे, गोया कि वो वापस आएंगे ही जब तक रावलपिंडी से उनको एश्योरेंस ना मिल जाए। मैं दोबारा कहता हूं ताकि लोग कान खोल करके सुन लें, शहबाज शरीफ इक़्तिदार में कभी नहीं आया, नवाज शरीफ इक़्तिदार में कभी नहीं आया, बगैर रावलपिंडी की एश्योरेंस के वो मुल्क में कैसे आ जाएगा भाई। और असम्बली में खड़े होकर के ख्वाजा आसिफ की तकरीर देखो, जर्नलों के खिलाफ ये कर दूंगा, बच्चे खा जाऊंगा, तेरे ड्रामे। पीपल्स पार्टी भी नहायत शराफत से आज मान गई, आईनी सिफारिशात को नहायत शान और शौकत से वापस ले लिया गया। सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो से कहा, यार बल्कि दिखाई दो क्या कहा, उसके बाद फिर बात करेंगे। ट्विटर पे आपके जो कारकुनान हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सियासत मज़ाहमत की सियासत है, पीपल्स पार्टी इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती, क्यों नो का जो है वो जवाब नहीं देती। कारकुन और अपना जियालों के लिए इतना कह सकता हूँ कि मेरे जो पिछले नस्ल्स हैं उनके लिए भी कुर्बान और आने वाले नस्ल्स भी उनके लिए कुर्बान। हम जो मेहनत करते हैं जमहूरियत के लिए, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो पार्लियामान को फाल बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, वो हम सब इनके लिए कर रहे हैं। भैया पिछली नस्लें भी तुम्हारी ही बनी थी, अगली नस्लें भी तुम्हारी ही बनेंगी। खसारे में तो ये अवाम है जिसको अकल फिर भी नहीं आ रही। लेकिन आप इस्तक़लाल देखिए, इस्तक़लाल देखिए, आप पाया इस्तिकामत बन करके उन्होंने झांसा देते कहा कि हमारी सारी जद्दोजहद जमहूरियत के लिए नहीं सर, किसी की जद्दोजहद इस मुल्क में इंक्लूडिंग इमरान खान जमहूरियत के लिए नहीं थी, सबको शेरवानी पहननी थी। टाइम पास कर रहे हैं आप हमसे। कल वो शौकत बसरा साहब मुझे डरा रहे थे कुछ, आज वो होते तो उनको इंशाल्लाह मजीद में पूछता, लेकिन बहरहाल कल ही अभी तक फेसबुक पे हंगामा मचा हुआ है। इमरान खान साहब के साथ आज एक अजीब मामला हो गया। लूप चलाओ भाई, लूप चलाओगे तो बात होगी। पार्लियामेंट में जो उनके साथ हुआ,
ये खबर बता रही है कि पार्लियामेंट हाउस की मुश्किल राहदारियों में वज़ीर आज़म खुद भी रास्ता भूल गए। वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की सरगोशियां सुनते सुनते रास्ता भूल गए। जब रुके तो सामने दीवार और दाएं बाएं दरवाजे मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने फ़ौरन सिक्योरिटी अफसर से सवाल किया, मैं कहाँ हूँ, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इस पर सिक्योरिटी अफसर ने उन्हें जवाब दिया, सर बाएं जानिब चेंबर भी और असम्बली का दरवाज़ा भी। ऑन अ लाइटर नोट, ऐसा लगता है, मुझे गुमान कर रहा हूँ मैं, हालांकि मैं उस वक्त था भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि डैडी डैडी कहकर अपनी सियासत का आगाज़ करने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो बाद में कायदे अवाम बन करके खूब चमके, जिनके नाम की आज भी लोग रोजी रोटी खा रहे हैं, एक दिन उन्हें भी जब ख्याल आया होगा तो उनके सामने वो फांसी का फंदा होगा, जिसके बाद फिर जमहूरियत का सफ़र जो है वो इधर उधर हो गया। आप देख रहे हैं वज़ीर आज़म बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे, सिक्योरिटी अफसर से काफ़ी खफा थे या पता नहीं खायफ थे, वल्लाह आलम क्या मामलात थे। लेकिन सर ये होता है, आखिरी वक्त तक पता नहीं चलता बारात जा कहाँ रही है, और जब पता चलता है तो फिर ट्रेन निकल चुकी होती है। मेरा ख्याल है कि कम को ज़्यादा समझें, आगे बढ़ते हैं। मेरे सामने मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, आयतुल्लाह दुर्रानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मोहतरमा सादिया सोहेल साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी की फ़राइज़ अंजाम देंगी। तमाम मौजूद मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले मैं सादिया सोहेल साहिबा का रुख करता हूँ। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम साहब रास्ता भूल गए असेंबली में, जाते आते रहते तो पता चलता ना कि मामलात कहाँ हैं, स्टेज कहाँ ले जाती हैं, सिक्योरिटी अफसर कहाँ कब क्या करवा सकता है, कुछ और मामलात भी थे। लेकिन बहरहाल चलिए छोड़िए, पार्लियामेंट पर लानत भेजते भेजते कम अज़ कम इतना तो हुआ कि किसी तरमीम को कसरत राय से पूरा कराने के लिए ही मेरे सरकार वहाँ पहुँचे, और जब पहुँचे तो फिर क्या खूब पहुँचे। क्या कहेंगी मैडम? देखिए, मैंने तो खैर वो क्लिप नहीं देखा, आपसे सुन रही हूँ। अगर रास्ता भूले नहीं, वो बात करने में मगन होंगे और आपको सम टाइम नहीं पता चलता, क्योंकि जब आपका तवज्जो आप गुफ्तगू में थे तो इतनी छोटी छोटी बातों को भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और उन पे बहस करेंगे कि ये मुनासिब बात नहीं। बात आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी नहीं पता चला था कि वो बात करते करते पता नहीं डेड एंड पे आ गए थे। ये जो तकाबली जायजा एक मैंने किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मामला टोटली डिफरेंट था। आप जिस तरफ ले जा रहे हैं बात, नहीं मैं किसी तरफ नहीं ले रहा मैम, क्या बात कर रही हैं? समझ रही हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अगर जो सज़ा हुई उसमें उन पे एक कत्ल के इल्ज़ाम का मामला था, और वो अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो क्या था और क्या नहीं। बहरहाल वो एक अजीम अच्छे लीडर थे और उनको लोग आज भी याद करते हैं। इसलिए मैं जो शख्स हम में नहीं है उनके हवाले से कोई भी बात करना मुनासिब नहीं है। राइट मैडम। आयतुल्लाह दुर्रानी साहब चूँकि मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं और काफ़ी देर से मुझे सुन भी रहे हैं। आयतुल्लाह दुर्रानी साहब, हुजूर वाला प्रोग्राम में आपको शरीक करते हुए मैं आपसे ये जानने का ख्वाहिशमंद हूँ कि आज जब वक़ार अली भुट्टो, कायदे अवाम, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके एटम बम के साबिक बानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद, मरहूम कायद, हुजूर वाला, कैसा लग रहा है उनकी जमात को अचानक धड़ाम से सरेंडर करते हुए? तरमीम भी वापस ले ली गई, सलाम साहब भी हो गया, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलज़ारुद्दीन सिद्दीकी साहब, शुक्रिया आपका। देखिए, वक्त के तकाजे होते हैं, उस ज़माने के नज़रियात और फिक्र और जद्दोजहद उसके हसूल को सामने रखें और आज के मामलात को भी सामने रखें। आज के मामलात का जो ये इज्तिहादी जो फैसला है, ये बहस्ब ज़रूरत, बहस्ब तौफीक व फरमाइश हजूर फैज़ गंजूर था। तो ये कभी कभी मानना भी पड़ता है। न मान करके भी आपने तनकीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जिस अंदाज में करनी थी वो कर दिया, चाहे वो हम जान भी दे दें, पर अंदाज तो आप लोगों का इसी तरह होगा, क्योंकि आपको देखना है आपको कि क्या जरूर आपके दिल पर गुजर रही है कि हम एक लेफ्टिस्ट और जमात रह करके हम लोगों ने किस अंदाज में फौज को अपने साथ मिलाया। नो, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग राइट हियर सर। एक बात मैं आपको बताता चलूं,
ना मुझे इस तरमीम की मंजूरी पर एतराज़ है, ना इसके कसरत राय से मंजूरी पर। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के नेवी चीफ, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म के इख्तियार को मुत्तफ़िक़ा बनाने के हवाले से जो भी कुछ काम हुआ, मुझे इस पर कतई कोई वो नहीं है इख्तिलाफ़। उसकी वजह ये है कि ये तीनों जो ओहदे हैं ये पाकिस्तान, मुमलिकत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के ही हैं, और जाहिर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही को सवाबदीदी इख्तियार है और होना भी चाहिए कि वो ये काम करे। अब ये बहस ज़रा लंबी है कि वज़ीर आज़म के पास पहले से जो इख्तियार है उसका कितना धड़न तख्ता वो कर रहे हैं या इख्तियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ़ फरमाएँ तो मैं राना अरशद साहब से होता हूँ। राना अरशद साहब, हुजूर वाला सर, थैंक यू सो वेरी मच कि इस एक सर्दी के मौसम में इस 11th आवर कॉल को आपने अडर करते हुए हमें रौनक बख्शी हमारे लाहौर स्टूडियोज़ को। सर लेकिन फिर भी बावजूद कोशिश के मैं सवाल को नर्म कर नहीं पा रहा हूँ। आप सवाल सुन लीजिए, अपनी मर्ज़ी से जो भी जवाब दें मैं आप सुन लूँगा। सर ये वोट को इतनी इज्जत देनी काफ़ी है या मज़ीद दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का, आपकी फ़हम फ़रासत का, कि आप हमेशा बड़े मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। और मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि हम जमहूरी लोग हैं, और आज जो हमारा बयानिया था, जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब का बयानिया था, वोट को इज़्ज़त दो, आइन को इज़्ज़त दो, पार्लियामेंट को इज़्ज़त दो और चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफिस को इज़्ज़त दो, तो मैं समझता हूँ वही हुआ है। अदरवाइज़ तो 19 अगस्त को इमरान अहमद ख़ान न्याई साहब ने आपने लेटर पैड पर एक नोटिफिकेशन कर दिया था, उसका क्या असरात मरतब हुए, मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने जो किया सो किया। लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान एक अहम अदारा है, हुकूमत पाकिस्तान से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और आज भी हैं और रहेंगे। लेकिन जब फाटा की सीटों का इशू होता है तो हमारी लीडरशिप गिरफ़्तार होती है। लेकिन इसके बावजूद मियाँ नवाज़ साहब ने जेल से यही पैगाम भेजा था कि फाटा की सीटों का इशू है, मकबूजा कश्मीर का इशू है, इंडिया का इशू है। हम हुकूमत के साथ खड़े थे और आज भी कौमी इशूज़ पर आइन की बालादस्ती 1973 के आइन का मैं समझता हूँ कि जो भी रिव्यू हुआ है वो पार्लियामेंट में हुआ है। हुकूमत का तरीक़ेकार ना पहले बेहतर था कि 3-4 दिन, मैं समझता हूँ कि जिस तरह मीडिया में नोटिफिकेशन की तशहीर हुई नहीं होनी चाहिए थी। एक तरफ हम इंडिया का मुकाबला करते हैं, एक तरफ हम अमेरिकन के छोटे छोटे बोनों का मुकाबला करते हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, वो इंडिया में हो, वो हमारी बाउंड्रीज़ पर हो, वो हमारी LOC पर हों। लेकिन इशू ये है कि हुकूमत की जो नालायकी है वो तो साथ साथ चलती रही है। लेकिन आज मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, आपका पॉइंट अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है, लेकिन मैं इससे इख्तिलाफ़ करता हूँ कि आज ना इमरान खान साहब की बात है, आज ना ही काबिल एहतराम कमर बाजवा साहब की बात है, आज अफ़वाज पाकिस्तान की बात है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात है कि ये चीफ थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा है। मोहतरमा सादिया साहिबा, ये मुझे बताइएगा, मैडम इमरान खान साहब का आपको शायद तकाबली जायज़ा बुरा ही लगे, लेकिन कर देता हूँ, मुझसे कौन कब खुश रहता है, एक भंडोर से ही। अल्ताफ़ हुसैन की तरह इमरान खान साहब का भी कोई दूसरा दुश्मन नहीं, वो अपने लिए खुद काफ़ी हैं। ये मुझे बताइए, आज से पहले जब वो अपोजिशन में थे, मैं बयान चला करके बोर नहीं करना चाहता, नाजरीन का टाइम ख़राब होगा बिला वजह, आपको अच्छी तरह पता है, माशाल्लाह यूट्यूब आजकल सब इस्तेफादा करते हैं। इमरान साहब ने जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने जिस धुआंधार अंदाज में आर्मी चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को तनकीद का निशाना बनाया, अगर उस वक्त ये कार खैर उनसे ना हुआ होता तो आज ये बात मुतनाज़ा ना बनती। उन्होंने ये तक कहा कि अगर जंगों में आर्मी चीफ्स को बैरून मुल्क महज़ब मुल्कों में तोसी नहीं मिलती तो फिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता। ये बात हो रही जनरल कियानी के साबिक दौर की। लेकिन जब खुद अचकन मिल गई तो फिर वही हराम आज हलाल ठहरा। मैडम क्या फरमाएंगी? देखिए, उनका वो बयानिया अपने वक्त और अपनी सिचुएशन के हिसाब से दुरुस्त था जो उस टाइम, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो शायद मुल्क की सूरत हाल और ख़त्ते की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है।
और इसमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि जिस पे आप शायद पहले खुद भी मुत्तफिक नहीं होते। आज जो दूसरी दो जमातों के मेरे भाई बैठे हैं, वो आज अगर हम सब एक जगह बैठ गए हैं मुल्क की मुफाद की खातिर, और अफवाज पाकिस्तान को आप हम इतना ऐसा क्यों, जब बात आती है अफवाज पाकिस्तान की तो इतने सवालात और इतना उसको शजरे ममनू क्यों बनाया जाता है? ये वही फ़ौज है जो आपके ज़लज़लों पे, जिनको आपकी ज़रूरत होती है, सैलाबों पे ज़रूरत होती है, मुल्क के बॉर्डर पे ये अपनी जानें दे रहे होते हैं। जुमले की तस्वीर फरमा दूं आपने बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन जुमला करेक्ट कर देता हूं। इस फौज को हमारी जरूरत नहीं है मैडम, प्लीज करेक्ट मी, प्लीज लेट मी करेक्ट यू। इस फौज को हमारी जरूरत नहीं है, लेट मी करेक्ट यू मैम। इस फौज को हमारी जरूरत नहीं है, इस जमहूरियत को हमारी फौज की जरूरत है, हमारी जरूरत है, हम सब की जरूरत है। ये सवाल तो जमहूरियत के उन नामनहाद मुगन्नियों से पूछना चाहिए कि जिनसे बारिश में होने वाली तबाही नहीं संभाली जाती, वो अफवाज पाकिस्तान को दावत देते हैं। जिन्हें जब हुकूमतों को टॉपल करना होता है तो वो चप्पल पाँव में पहन करके और दौड़ पड़ते हैं GSQ की तरफ। मैडम मतलब आप तो खुद ही अपने खिलाफ FIR कटवाती जा रही हैं, थोड़ा सा जरा स्पीड ब्रेकर। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बात सुनिए, जब आप जिस तरह से इस बात को बार बार जिक्र कर रहे हैं, अगर आज तीन सियासी जो पाकिस्तान की तीन बड़ी सियासी पार्टियां हैं, अगर किसी एक पॉइंट पे वो इकट्ठी हो गई और उन्होंने एक चीज़ आईनी तरीके से पास कर ली, तो इस पे एतराज़ क्या ये बुरी बात है? क्या ये ऐसा एक वतीरा, आप कहते हैं अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलते? अगर अपोजिशन आज मिल बैठी है पाकिस्तान की मफाद की खातिर, अगर हम इकट्ठे बैठ के कोई लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो बड़ी खुश आइंद बात है। ये तो जमहूरियत को देखें, जमहूरियत कमज़ोर रही है इस मुल्क में। जमहूरियत का तसलसल में जो बार बार ब्रेक आई, अब इसके लिए ज़रूरी है, इसीलिए दूसरे इदारों पे इतना डिपेंड भी करना पड़ा। जब सिलसिला चलता रहेगा, इसी तरह असम्बलियों में फ़ैसले होंगे, इसी तरह सियासी जमातें अहम फ़ैसलों पे इकट्ठे हो जाया करेंगी, ज़ाती इख्तलाफात को दूर करके, तो जमहूरियत पनपेगी, बढ़ेगी, फैलेगी। मैं आयतुल्लाह दुर्रानी साहब के पास हुआ हूं। आयतुल्लाह दुर्रानी साहब, हुजूर वाला जिस तरह इसे एक अहम तरीन मामले पर जाहिर है कि वक्त की ज़रूरत का एहसास फरमाते हुए, न सिर्फ मेरे सरकार ने बल्कि मेरी अपोजिशन ने, जिसे कभी किसी दौर में सिविलियन बालादस्ती का कैप्सूल नसीब हो गया था, अब अचानक उसको ये पता चला कि नई वक्ती ज़रूरत मसलहत भी कुछ होती है। हुजूर वाला अवामी मफादात का जो मामला है, उसमें तो और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी और कानून साजी है कि जिसके ऊपर बैठ करके असम्बली में तीनों जमातों को सर जोड़ करके कानून साजी करनी चाहिए थी। मगर बकौल महमूद खान अचकज़ई, सॉरी असफंदियार वली के ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया इन लोगों ने। दे दबा के ऑर्डिनेंस वहाँ से जारी होते हैं, पार्लियामेंट में कोई बात नहीं लाई जाती। तो अगर ऑर्डिनेंस से ही मसाइल हल होते हैं, इसे एक मामले का भी ऑर्डिनेंस जारी करते, फारिग करते। सिर्फ आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ्स के मामले पर, उनकी सर्विस के एक्सटेंशन के मामले को बाकायदा एक कसरत राय से वो करना, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बाकी सारे मामलात भी तो हैं, उधर ये सब बातें किधर चली जाती हैं? देखिए, बाकी मामलात में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन नहीं है। ये वाहिद एक सब्जेक्ट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके तमाम अल्फाज के जितने भी फुल स्टॉप और कामे थे, उन सबको उसने जेर नजर रखा और फिर उसको गवर्नमेंट को नहीं बल्कि पार्लियामेंट को कहा कि आर्डर है उसका कि आप इसके लिए फौरन कानून साजी करके हमें राय दें। यानी कौमी सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि आप वो कानून साजी मुकम्मल कर दें, क्योंकि उनको तमाम चीज़ों का जोर नजर आया, कमजोरी नजर आई, जिसमें से फिर ये पार्लियामान की तरफ आया। अब दो तीन अदारे में थे, एक है पार्लियामान, एक है जुडिशरी, जज साहबान, सुप्रीम कोर्ट, और एक है फौज। फौज से मुतालिक यानी इसके सर्विस स्ट्रक्चर के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान को भेजा गया कि फौरन हमें जवाब दो, क्योंकि केस है वहाँ पे। अब ये केस वहाँ बंद नहीं हुआ है बल्कि इस तरफ रेफर हुआ है। जब यहाँ से चला जाएगा तो वो केस नामालूम अफराद के से होकर के मालूम अफराद तक आया है। अब इस केस को आपने वहाँ पर मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भेजना है। अच्छा सर, जनरल नॉलेज के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये रेमंड डेविस को किसने छोड़ा था सर? रेमंड डेविस को अदालत ने छोड़ा। ठीक हो गया। और ये कर्नल जोसेफ को किसने बाहर भिजवाया था? ये भी अदालत ने। अच्छा, और सियासतदान क्या झक मार रहे थे उसमें?
सियासतदान सिर्फ एक पोर्शन के मालिक होते हैं, बाकी चीजों के कानून मालिक होता है, जिसका जज होता है, जिसका वकील होता है, जिसका दैयत होता है, जिसका पैसा दिया जाता है, अपनी मर्जी का जो है ना, कुरान शरीफ में से अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, अपनी मर्जी की सूरतें निकाल करके, खैर हम तो वो कौम है कि जो बाकायदा उसको पब्लिसाइज कर रहे होते हैं। देखिए मैं बता दूं आपको, कभी कभी गिव एंड टेक भी होता है। हो सकता है कि आपका भी बंदा कहीं फंसा हुआ हो, आपके बंदे को छुड़ाने के लिए भी यही हो चुका हो। ये देखिए दैयत, अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरा बंदा है ना मेरी बंदी है, मेरा कोई काम ही नहीं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है परवरदिगार आलम का। थोड़ा सा तवक्कुफ। आपसे मुराद जब हम आपको नूरुल आरिफीन सिद्दीकी टारगेट सामने रखते हैं तो आपसे मुराद पाकिस्तान होता है, कौम होता है, मैं और आप सब मिलकर के एक मुल्क होते हैं ना। राइट सर, पाकिस्तान की कोई चीज है, उस वक्त हालात और वाकयात कुछ और थे। राइट सर। मैं आपको बता दूं कि उन दिनों के हालात और वाकयात में कोई किसी और को किसी और ने फंसा दिया। आज का जवाब जो अभी ईरान के साथ हुआ है, ये किसी 2010 का कोई केस है, जो अभी आपके सामने आया है। राइट सर, यहाँ थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, यहाँ एक मुख्तसर से वक्फे पर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत इनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राना अरशद साहब, हुजूर वाला, आज जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ उसको अगर एक किसी जेस्चर से समअप करने की कोशिश की जाए तो इस वक्त सोशल मीडिया पे एक खासी ऑब्जेक्शनेबल वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मोहतरमा शीरीन मज़ारी इस तरमीम के मंजूरी की वजूहात को एक इशारा करके समझा रही हैं। हुजूर, ये मतलब अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्या हुआ है? ये ऐसे ही कोई हरकत उनसे सरजद हो गई है या वाकई असल कहानी वही है जिसे हम अल्फाज में पिरो भी नहीं सकते? जी, मेरा ख्याल ये है कि शीरीन मज़ारी साहबा जो वीडियो वायरल हुई है, मेरी बहन साजिया सेल साहबा उसका जवाब दे सकती हैं, या उनको खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू या गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि आज बहुत सा जो अबहाम था वो क्लियर हुआ। जो लोग ये कहते थे कि शायद मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी की खुदा खास्ता अदारों से कोई टकराव है, नहीं, अदारे मुल्की सलामती के लिए हैं और स्टेट के अदारे हैं। आज हुकूमत से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज भी आप देखें शाहिद खाकान अब्बासी साहब गिरफ़्तार हैं, आज भी हमजा शबाशी गिरफ़्तार हैं, आज भी ख्वाजा सुलेमान और ख्वाजा साद रफ़ी गिरफ़्तार हैं, आज भी एहसन इकबाल साहब सिर्फ बोलने की पदाश में गिरफ़्तार हैं। मुफ्ताज़ इस्माइल साहब 5 माह गिरफ़्तारी के बाद आते हैं तो कोई जुर्म साबित नहीं होता। लेकिन आज जब हमारा इंडिया से मुकाबला है, आज जब हमारी लगाई हुई बाड़ को एक इंटरनेशनल मंसूबे के तहत अखाड़ा जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो ईरान इराक का एक इशू रेज़ हो चुका है, जिसमें अमेरिका बहादुर जो इंटरनेशनल जमहूरियत का अलंबरदार है, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान को भी आगे जाता हुआ ना बर्दाश्त कर सकता है ना देख सकता है। क्योंकि जब 12 मई 1998 को इंडिया ने 4 धमाके किए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त पाकिस्तान की आवाम की ताकत से उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज साहब ने अस्करी अदारों के तावन से 28 मई 1998 को 6 धमाके किए थे। आज हमें कौमी इशूज़ पर इकट्ठा होना चाहिए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर हैं, वो रहेंगे, लेकिन नूरुल आरिफीन साहब, आज फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि आज ना तो इमरान खान साहब की बात है, आज ना ही कमर बाजवा साहब की बात है। उनकी एक्सटेंशन तो 19 अगस्त को लेटर इशू हो गया था। हमने उस वक्त कब इख्तलाफ किया था? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन जो नोटिफिकेशन हुआ, जो एक्सटेंशन की बात हुई, जो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ने समरी मूव की, प्रेसिडेंसी से वापस आई, फिर बार बार उसमें अमेंडमेंट हुई, वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की खामियाँ थी। और जो ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी और कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, लिहाजा पार्लियामेंट ने आज दुरुस्त है हुजूर वाला अक्सरियती राय से
इस बिल को पास किया है। मोहतरमा सादिया साहिबा, ये मुझे बताइएगा मैम, बिलावल साहब का एक स्टेटमेंट मेरे सामने है, फरमाते हैं वज़ीर आज़म कौमी सलामती पर पार्लियामेंट को एतमाद में लें। कुछ जमहूरियत दुश्मनों का, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, कुछ जमहूरियत दुश्मनों का इस पे कहना है कि वज़ीर आज़म साहब को कौमी सलामती पर कौन एतमाद में लेता है जो वो पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। क्या कहेंगी मैडम? देखिए, ये तो बहुत ही मैं समझती हूँ फजूल सी बात है। वज़ीर आज़म जो मुल्क का होता है वो ज़िम्मेदार भी होता है, और मुल्क की सालमियत से ज़्यादा ना उससे कुछ ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है, ना ही उससे ज़्यादा किसी को फ़िक्र होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब एक मुहिब वतन पाकिस्तानी भी हैं, ना सिर्फ इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो एक बहुत ही इस मुल्क से प्यार करने वाले, उनकी सालमियत का, इस मुल्क की सालमियत का उनसे ज़्यादा एहसास शायद ही किसी को हो, क्योंकि वो इस मुल्क को सरबराह है इस वक्त। और पूरी दुनिया में जिस तरह वो इस मुल्क की सालमियत की लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और जिस तरह माशाल्लाह अपने कदावर दरख्त कद के साथ जिस तरह वो खड़े हैं मजबूती से, तो मेरे इस तरह की बातें बिलावल भुट्टो साहब करेंगे या कोई और करे तो वो मजाक का खेज़ है। जिस तरह राना अरशद साहब ने कहा कि इस वक्त बात है मुल्क की सालमियत की, इस वक्त बात इमरान खान की या नवाज शरीफ की या जरदारी साहब की नहीं है। इस वक्त बात जब मुल्क की सालमियत की बात हो तो जो सियासी पार्टियां भी इसी मुल्क की होती हैं, वज़ीर आज़म भी इसी मुल्क का है, अवाम भी 20 करोड़ अवाम भी इसी मुल्क की है, और मुल्क की सालमियत पे अफवाज पाकिस्तान हो, अदलिया हो, पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम हो, तमाम सियासी पार्टियां मैं समझती हूँ एक ही पेज में हैं और होनी चाहिए भी। मुल्क के, हमारे मुल्क की तरफ जब कोई तेरी आंख उठा के देखेगा तो हम उसकी आंखें निकालना जानते हैं और इतनी ताकत भी रखते हैं। मैडम, जनरल नॉलेज के लिए ऐसे ही बता दीजिए, कैसे निकालेंगे उसकी आंखें? कौन निकालेगा? इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम निकालेगी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट निकालेगी। पाकिस्तानी कौम को तो आपने सीएनजी की लाइन में ख्वार कर रखा है मैडम, सॉरी। उसके बाद फिर आपने पाकिस्तानी कौम को मैट्रिक पास वजीर तालीम का तोहफा दिया है, वो अपना सर पकड़ के बैठी हुई है। तीसरी तरफ आप उसको फाइन आटा और चक्की के आटे के मुजम्मिरात समझाने में लगे हुए। पाकिस्तानी कौम को तो आपने गधा बना रखा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। पाकिस्तानी कौम तो ब्लाइंड फोल्डेड खेलती है हर दफा, कभी नून लीग उसे डस लेती है, कभी उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डसती है, और कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये जिस कौम की आप बात कर रही हैं, ये कर रहा है किस खित्ते पर बसती है जिससे मैं वाकिफ नहीं हूं। मेरी बात सुनिए मेरे भाई, आप अंडर एस्टिमेट कर गए हैं इस कौम को। हम मुश्किल से मुश्किल हालात में भी लड़ना जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छे तरीके से रह रही है, उसका मुस्तकबिल भी रोशन है। आप कश्मीरियों को देखें, कितने अरसे से वो बगैर, जब आप में लगन हो, वो बगैर कुछ खाए पिए जिस हालात में इंडिया के खिलाफ खड़े हैं। ये मुसलमान है जिनका जज्बा शहादत पे यकीन है। ये जो मिसाइल आपको किसी ने गुमराह किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी नस्ली असली मुसलमान हूं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी नस्ली असली पाकिस्तानी हूं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं किसी ने आपको मेरा ख्याल है गुमराह फरमा दिया है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रदेश की उस तरफ यानी देश की उस तरफ वालों की जुबान बोल रहा हूं, हालांकि मेरा कतई कोई ऐसा ना इरादा है। ना बड़े अच्छे पाकिस्तानी हैं, जज़ाकल्लाह मैडम, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के ऑनर आपने इत्तेफाक फरमाया। ना पाकिस्तानियत पे शुबा है, ना आपके मुसलमान होने पे शुबा है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आपकी इसी बात पर खुश होकर साहब अब दूसरी तरफ जा रहे हैं, जरा वेट कीजिएगा। राना अरशद साहब हुजूर वाला सर, नदीम अफजल चंद साहब फरमाते हैं सियासत में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिनकी कोई कुर्बानी नहीं। और कितने मजे की बात है कि नदीम अफजल चंद, इन्होंने उसूलों और नजरियात की कुर्बानी दे करके जो पलटा खाया है, तो सीधे ये वजीर आजम हाउस के कैंप में जाकर के गिरे और चन चनाचन चन करते हुए इनको जो है वजीर आजम का मुआवने खुसूसी बना दिया गया है। कैसी रही? नूरुल आरिफीन साहब, मैं समझता हूँ हम सियासी लोग जो है वो डिस्प्यूटेड होते हैं, लेकिन अफजल चंद साहब को ज़रा नज़रसानी फरमानी चाहिए। मेरी बहन सादिया सेल साहबा बैठी है, यकीन करें ये अपोजिशन में थी, हम गवर्नमेंट में थे, और ये असम्बली में ये दिन रात लगी रहती थी, कोशिशों में लगी रहती थी। लेकिन आज मुझे अफसोस है इंतहाई मादरत से सादिया साहबा की लीडरशिप पर कि अगर नज़र गोंदल पे पार्टी में था तो वो 40 अरब का डिफ़ाल्टर और फलां था, वो इधर आ गई पूरी फैमिली, तो वो बहुत अच्छे हो गए। अफजल चंद साहब देखना, वो कमर ज़मान
कायरा साहब के साथ टीम मेंबर था, उनकी सबाई जो उनके अहदेदार थे उसका हिस्सा था, और वो जरदारी साहब और बिलावल साहब के साथ खड़ा रहता था और इसी तरह बोलता था। आज बिल्कुल आशिक फिरदौस अवान साहबा को आप देखें, आप बाबर अवान साहब को देखें, आप राजा रियाज साहब को देखें, आप शौकत बसरा साहब को देखें, आप इनसे हटकर अगर अनिल मुशर्रफ साहब को देखें या जुल्फी बुखारी साहब को देखें, ठीक है, अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब का अख्तियार है, को जिसको मर्जी चाहे लें, वो अशरफ सोना को लें, वो शमशाम बुखारी को लें, लेकिन आज सादिया सेल साहबा जैसे लोगों की कुर्बानियां हैं, इनको प्रमोट होना चाहिए। क्योंकि 22 साल की इनकी जब स्ट्रगल की बात आती है तो फिर उस्मान बुज़दार तो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा था, वो पिछला हमारा टिकट होल्डर था 2013 से 2018 तक, और वो जनूबी महाज के सूबे के नाम पर पीटीआई में शामिल हुआ था खुसरू बख्तियार साहब, और उसका भाई हाशिम भी मेरे साथ मेंबर था। सर थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा, यहाँ ब्रेक पर जाने की कॉल दी जा रही है। ब्रेक से वापस और मौजूदात है जिनका अहाता करेंगे दोनों मौजूद मेहमानों के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं। नाजरीन, मैडम ये मुझे बताइएगा, सादिया सोहेल साहिबा, पॉलिटिकल एडवाइज़र की एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, खान साहब का वो पॉलिटिकल एडवाइज़र कौन है? वो इतना अनमोल रतन आखिर है कौन जो हर दफ़ा इतनी दूर की कौड़ी लाता है कि आदमी कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो जाता है। यहाँ बात हो रही होती है मौलाना फजलुर रहमान के धरने की, और उसकी ताने बाने जा कर के मिला दिए जाते हैं कि जी भारत से। जो एंकर आपकी मिदत ना करे वो भारत का एजेंट हो जाता है, वो रॉ का एजेंट हो जाता है। जो सियासतदान आपके सामने सलाम साहब ना कहे, आप उसको इंडिया का रॉ का परवरदा कह देते हैं, और दर हकीकत रॉ वालों को आप अपनी आस्तीन में पाल रहे हैं, उनकी 2 सीटें लेकर के आप वज़ीर आज़म बने बैठे हैं। ये मुझे बताइए मैडम, ये इस मरतबा भी ऐसे ही हुआ? अभी थोड़ी देर पहले आपने भी इरशाद फरमाया, 2-3 प्रोग्राम्स में मैंने भी सुना कि जी इस वक्त बड़ा मुल्क व मिल्लत पर, पाकिस्तान की सलामती पर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे माज़अल्लाह कोई आफत ना आ जाए, ये ईरान वाला जो मामला हो रहा है, इसलिए हमें जल्दी से इस एक मामले को निपटा देना चाहिए। मैडम है कौन ये नौरतन, ज़रा बताइए तो इसके बारे में कुछ। देखिए, बहरहाल मैं आपके सामने, खान साहब की कौन सी टीम आपसे पोशीदा है वो आपके सामने है। और जहाँ तक बात है मौलाना साहब की, मौलाना साहब पे क्वेश्चन मार्क इसलिए उठा कि उस टाइम पे कश्मीर के हवाले से जिस तरह वो इशू पीक पे था, और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हर महकमा, हर एक कौम पूरी तरह कश्मीर की आवाज़ बन के बैठी थी, और इस टाइम लग रहा था कि अभी इंशाअल्लाह कश्मीरियों के मसाइल का कोई हल की तरफ जाएंगे। एन ऐसे मौके पे आज़ादी मार्च के नाम पे जिस तरह मौलाना साहब निकले और जिस तरह पूरी कश्मीर की कैंपेन को तहस नहस किया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये किसके मुफाद में जाता है और ये क्यों कर किया गया। तो ये आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, और मैं भी ये सब, मैं इसीलिए तो तंग हूँ अपने आप से कि मैं बहुत समझदार हूँ, इसीलिए अकेला सा रह गया हूँ। मैडम ये मुझे बताइए, अपना गम आपसे शेयर करता हुआ ये मैं पूछना चाहूँगा, अकेले से ना रहे, मैं पता नहीं कोई सुन तो रहा होगा कहीं ना कहीं। अच्छा सुनिए, मेरी बात ज़रा सुनिए, ये मुझे बताइए मैडम, अल्लाह आपको नेकी दे कि जिस वक्त इमरान खान साहब कंटेनर पे थे और ये साबिका हुकूमत को जो है वो घसीट करके वज़ीर आज़म को मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पार्लियामेंट से निकाल दूंगा, पार्लियामेंट पे लानत तक भेजी उन्होंने। उस वक्त वो अल्लाह मारा चीन का प्रेसिडेंट भी आने वाला था, जो देख करके और चंपत हो गया साफ। मियाँ नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत हाथ जोड़ते रह गए कि भाई अल्लाह के वास्ते दूसरों के सामने तो पेट अपना मत खोलो, मगर खान साहब तो खान साहब है, मतलब अंधी लग रही है, कौन समझा लेगा। तो क्या कहेंगी मैडम, उस वक्त फिर मामलात कुछ और थे, इस वक्त मामलात कुछ और होंगे? नहीं, देखिए, इस टाइम जो इशू था वो कश्मीर का था। चीन के प्रेसिडेंट का जो आने का मुलतवी हुआ था वो उनका रीशेड्यूल हुआ था, जिसको इन्होंने बहुत इस्तेमाल किया इस हवाले से। अदरवाइज उस पूरी दुनिया में जा रहा था और सबको पता चल रहा था कि अपोजिशन का एक रोल होता है। आज भी अगर PMLN या पीपल्स पार्टी लोगों के मसाइल को लेके रोड्स पे आती है तो ये उनका राइट है, क्योंकि अपोजिशन का ये राइट होता है। लेकिन मौलाना साहब ने एंड जो टाइम किया, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने किसी को जले पर नमक छिड़कते हुए मोस्ट रिसेंट में इस तरह से नहीं देखा जितना आसानी से आपने ये काम फरमा दिया। यहाँ क्या करने आए हैं? एक तो मारते भी, ऊपर से रोने भी नहीं देते, जले पे नमक छिड़क रही हैं आप नून लीग के। आप कह रही हैं कि ये लोग रोड पे आएंगे, मतलब मैडम पैरों में जूता नहीं रहा,
सर पे छत नहीं रही, कायद नहीं रहा। यहाँ पे इस वक्त सिर्फ ख्वाजा आसिफ रह गए बेचारे, मिनमिना रहे हैं किसी अच्छे शरीफ से एंकर के प्रोग्राम में, किसी खातून के प्रोग्राम में बैठ करके और उसको जवाब देते फिर रहे हैं। हम लोगों की तो हत्ते ही नहीं चढ़ते ना ये लोग। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं राना अरशद साहब के पास जाऊं, फिर वाइंड अप करेंगे। राना अरशद साहब, हुजूर, जो सवाल मैंने थ्रो किया, अगर आप उसका जवाब देना चाहें। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब का जो बयानिया था, जो वो कंटेनर पर फरमाते थे, और फिर मैं समझता हूं कि कंटेनर को एक साइड पर रखें। कंटेनर के बाद जब वो गवर्नमेंट में आते हैं, उनका जो फरमान था IMF के मतलब, उनका फरमान जो था देखना, मोदी एक दुश्मन मुल्क का सरबराह है। जब खान साहब UNO में जाते हैं और जब रात को उन्होंने आपको खिताब किया था कि एक वर्ल्ड कप था 1992 का, मतलब खाने का माने का मौका दे दिया। ये बात आपको कब पता चली कि मोदी जो है वो दुश्मन मुल्क का सरबराह है? जिस वक्त उसकी माँ को शाल दी जा रही थी, उसको आम के तोहफे दिए जा रहे थे, आपको नहीं पता था? उस वक्त आप उसको क्या वो सैलानी वेलफेयर से भागा हुआ कोई यतीम समझ रहे थे? आपके घर आता था बगैर इन्फॉर्म किए। नूरुल आरफी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो मियां नवाज शरीफ साहब ही थे जिन्होंने इंडिया के 4 धमाकों के मुकाबले में 6 किए थे। आज भी हम समझते हैं कि हमारी बहादुर आर्मी के जो नौजवान बेटे हैं, जो सरहदों पर सर्दी की शिद्दत के बावजूद बंदूक को उठाकर पहरा दे रहे हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन हुकूमत को अपनी नालायकियों को देखना होगा। आज गैस की लोड शेडिंग है, आज पेट्रोल महंगा हो चुका है, आज सोना आप देखें कि 96 सर मैडम, मैं आप दोनों को ये बताते हुए नहायत मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ कि 2 बातें इंतहाई अहम बातें बैकवक्त हुई हैं। एक तो ये कि मैं थक गया हूँ, और दूसरे ये कि शो का टाइम हो गया पूरा, तो इसलिए अल्लाह खैर से ये सिविलियन बालादस्ती की छमछम जो है वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन के लिए उठा रखते हैं। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह ताला फिर बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।